हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करने वाले हैं। संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं हम स्टार्टिंग से एंड तक सारे इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो शांति से कहीं बैठ जाइए और शांति से सुनते जाइएगा सब कुछ। एंड में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो क्वेश्चंस पर इतना ध्यान ना देकर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। और हम शुरू करें उससे पहले मैं इतनी उम्मीद कर रही हूँ कि हम पॉलिटी पढ़ना जब भी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स तो हम सबको याद ही होते हैं। थोड़ा एंड में जाते हुए हम अटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, लूज़ पड़ जाते हैं, तो एंड के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत रहती है, पर स्टार्टिंग के तो सबको याद ही होंगे, आई होप। तो संविधान के बिल्कुल शुरुआत में क्या होती है? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद जब आर्टिकल शुरू होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या मेंशन होता है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। संघ मतलब भारत एक संघ है और उसका राज्य क्षेत्र कितना विस्तृत है, कहाँ तक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन किया गया है। फिर आते हैं 5 से 11, जिसमें बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, और अगर किसी को होना है तो किस तरह सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, नागरिकता, ये बताया गया है 5 से 11 में। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या बताया गया है, कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है? 12 से लेकर 35 ये बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और 12 से 35 हम देख लेते हैं तो कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार भी हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया और अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 में, ठीक है। इसको भी मैं एक बार बोल देती हूँ कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है विधि के सामने, कानून के सामने सभी समान हैं, ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में सभी के पास अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 18 जो है, 18 जो है, ये बताता है कि सेना या विद्या के संबंधित जो भी सम्मान होते हैं उनके अलावा कोई भी उपाधि कोई व्यक्ति नहीं लगाएगा। जैसे पहला होता था ना, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, राजा की उपाधि दी जाती थी, तो उस तरह की उपाधियों का इस्तेमाल कोई भी इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। आगे आते हैं आर्टिकल 19 से 22। इन आर्टिकल्स में राइट टू फ्रीडम के बारे में कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 मैंने यहाँ नीचे भी मेंशन किया। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 A, B, C, D, E और G, ये 6 तरह के अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं और ये सारे फ्रीडम से रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं? तो बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की, और साथ ही कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 तरह के हमें अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 जो है ये बात करता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण सभी व्यक्तियों के पास है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 21 मैंने अभी बताया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो 21A इसको बाद में मेंशन किया गया, बाद में ऐड किया गया, और ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। और आर्टिकल 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिए गए हैं। इसमें जो 23 है वो बात करता है बलात् श्रम को रोकने का काम करता है, और आर्टिकल 24 ये बच्चे जो है ना कारखानों में काम करते हैं उस चीज़ के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उसके बाद है आर्टिकल 25 से 28, ये है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो ये अधिकार देता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकती है कोई भी सरकार, ठीक है। तो एक तरह से धार्मिक कर का ये विरोध करता है। और लास्ट जो इसका है आर्टिकल
28 आर्टिकल 28 ये बात करता है कि सरकारी संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन प्राइवेट संस्थान धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आज़ाद है। आगे देखते हैं आर्टिकल 29 और 30, ये बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसमें जो आर्टिकल 29 है ये बात करता है कि अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि शिक्षा जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट अधिकार आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बताता है कि मूल अधिकार अगर किसी के छीने गए हैं, उनका हनन किया गया है, तो उन्हें प्रवर्तित कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। तो ये सारे हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे आर्टिकल्स के एरिया में। आगे चलते हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 जब फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है संविधान के अंतर्गत आर्टिकल्स में DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में इसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये मेंशन किया गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सारे DPSP याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कुछ से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहला है 39, और माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पर ए ऐड करना भूल गई, उसको बाद में ऐड किया गया था 39A को। और इसमें कहा गया कि समान न्याय के लिए गरीबों को फ्री लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो लीगल हेल्प ये DPSP कौन सा है? 39A। उसके बाद 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में कहा गया है, और इसी आर्टिकल के आधार पर ही बाद में 243 जोड़ा गया था और संवैधानिक दर्जा दिया गया था ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है DPSP का जो बात करता है ग्राम पंचायत की? दैट इज़ आर्टिकल 40। उसके बाद है 44। आर्टिकल 44 ये UCC के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जैसे अब काफ़ी बात इसकी चलती रहती है और काफ़ी एक बहस का मुद्दा रहता है UCC कि उसको लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। और अभी हमने रिसेंटली देखा उत्तराखंड सरकार ऐसा पहला राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि वो जल्दी ही UCC को लागू करेंगे। तो न्यूज़ में ये बना रहा है काफ़ी टाइम से और अभी भी, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। DPSP का आर्टिकल 44 UCC के बारे में बात करता है। फिर है आर्टिकल 46, ये क्या बात करता है? तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। जो हम रिजर्वेशन देखते हैं ना, अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए एजुकेशनल और जॉब्स के लेवल पर या फिर उनके आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए जो सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है वो आर्टिकल 46 के अंतर्गत आता है। फिर है आर्टिकल 48A। अब देखिए, जब आप ABC ये लिखा देखते हैं ना, अगर ये कैपिटल लेटर में है इसका मतलब कि बाद में ऐड किया गया है इसको संशोधन के ज़रिए, और अगर स्मॉल लेटर में आपको कहीं दिखता है तो वो पहले से ही मेंशन्ड है। जैसे हमने आर्टिकल 19 के अंदर देखा था ABCD ऐसे करके, तो ये पहले से ही मेंशन था। ठीक है, और जब हम कैपिटल लेटर में देखते हैं तो बाद में संशोधन के ज़रिए उसको ऐड किया गया। तो 48A जो है बाद में संशोधित किया गया और एनवायरनमेंट के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें और साथ ही में वनों की और वन्य जीवों की रक्षा करें। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 50, ये क्या बात करता है? ये सेपरेशन करता है ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करना ताकि दोनों स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। फिर है लास्ट हमारा आर्टिकल नंबर 51, ये बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट DPSP के आर्टिकल्स थे जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। फिर अब बात करते हैं 51A। अब देखिए यहाँ पर भी कैपिटल लेटर है, इसका मतलब बाद में ये संविधान में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 1976 में। और कितने हमें दिए गए थे मूल कर्तव्य? 1976 में 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे और बाद में 2002 में एक और ऐड किया गया। तो अभी हमारे पास टोटल कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी थी जिसकी अनुशंसा पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे? तो एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसकी अनुशंसा पर उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा होने चाहिए।
तो इसीलिए ऐड किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं हमारे पास। और क्या इनको लागू करने के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट के पास? तो नहीं, ये न्याय योग्य नहीं है और ना ही इनको लागू करने के लिए गवर्नमेंट लोगों को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 52 में। तो अभी हमारी जो संघ सरकार है या संघीय जो सिस्टम है वो आर्टिकल शुरू हो जाते हैं उससे रिलेटेड। तो 52 सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करता है। तो राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 53 है जो बोलता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ कौन सी होंगी। 54 जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, कौन उसमें भाग लेगा, कौन नहीं लेगा। 58 जो है ये बात करता है एलिजिबिलिटी, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, कौन सा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। और आर्टिकल नंबर 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की एक विधि है जिस तरीके से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग ये है आर्टिकल नंबर 61 में। सारे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरा लिस्ट नहीं रखा है, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही रखा है, तो ध्यान से देखिएगा सब कुछ। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर की। तो हम कंपैरेटिव करके पढ़ेंगे ना तो याद करने में आसानी होगी, और मेरा तो याद करने का तरीका यही है एंड इसने मुझे बहुत हेल्प भी किया याद करने में। तो वही तरीका आप लोग को बता रही हूँ, आई होप आपके भी काम का हो ये। तो सबसे पहले हमने देखा था राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन सा है? 52। और जब हम गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर राज्यों में होता है, राइट। जिस तरह के देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है 52 और राज्यपाल के लिए जो आर्टिकल है वो है 153। ठीक है, अभी हमने देखा था अपॉइंटमेंट जो राष्ट्रपति का होता है 54 में होता है। तो उसी तरह से जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 में है। ठीक है, और 156 ये राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है कि कितने समय के लिए कोई राज्यपाल चुना जाएगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वहीं जब राज्यपाल की ओथ दिलाने की बात आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य में है तो राज्य में हाई कोर्ट्स होते हैं, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज। अब जब अध्यादेश की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है अध्यादेश का आर्टिकल 123 और वहीं गवर्नर का है 213। तो बस नंबर्स में डिफरेंस है, 123 और 213। और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही क्षमादान की शक्ति होती है। कोई व्यक्ति अगर उसको सज़ा दी हुई है तो वो क्षमादान कर सकता है, क्षमादान की मांग कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत और राज्यपाल कर सकता है 161 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई थी, ये है आर्टिकल 169। ये किसकी बात करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य में विधान परिषद होगी। ये आर्टिकल 169 में कहा गया है, लेकिन सभी में हो ये ज़रूरी नहीं है और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। अब हम इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं सेंटर और स्टेट को। तो सेंटर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 74। इसी तरह राज्यों में होता है सीएम और चीफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल है 163। ठीक है, तो 74, 163। जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया आर्टिकल 75 में और वहीं सीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है 164 में। तो 74, 75, 163, 164। अब कर्तव्य, पीएम का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं दे और क्या क्या फैसले लिए गए हैं इन सभी के बारे में अवगत कराए। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। और इसी तरह मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को सभी तरह की सूचनाएं दे। तो ये कहा गया है पीएम के लिए आर्टिकल 78 में और सीएम के लिए आर्टिकल 167 में। अब सेंटर में एक और इम्पॉर्टेंट पद है, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये इसके लिए प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 76 में। और राज्य में एक इम्पॉर्टेंट पद है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनके लिए कहा गया है 165 में। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट, ये 1950 का जो है, इसमें जो हम देखते हैं ना लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया होता है, वो है आर्टिकल 330।
और इसके अकॉर्डिंग अभी हम रिसेंटली देखते हैं तो लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स जो है रिजर्व है और एसटी के लिए 47 है। ये तो हो गया आर्टिकल 330। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 331। हम देखते थे ना, अभी तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। अभी इसको अबॉलिश कर दिया गया है रिसेंटली ही, लेकिन ये किस आर्टिकल में था? 331 में था। और क्योंकि अबॉलिश किया गया है रिसेंटली तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 331 हो गया। अब है आर्टिकल 332। इसमें क्या कहा गया है? रिजर्वेशन। जिस तरह से लोकसभा में रिजर्वेशन है उसी तरह से स्टेट असेंबलीज़ में भी रिजर्वेशन होता है, तो वो कहा गया आर्टिकल 332 में। और 333, 333 हमने देखा जिस तरह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं उसी तरह से स्टेट असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये किस में कहा गया है? 333 में। और जिस तरह से लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसी तरह से राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है और इसके लिए है आर्टिकल 80 का क्लॉज 3, तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के लिए है 214। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की ही, रिट पावर है ना, रिट जारी करने की शक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत है और हाई कोर्ट के पास है 226 के अंतर्गत। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो केवल फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड होती है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अदर इश्यूज़ जो होते हैं उन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो ये एक मामला ऐसा है जहाँ पर हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा थोड़ी पावर है। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखें। तो आर्टिकल 64 ये रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से, उपराष्ट्रपति से। आर्टिकल नंबर 108 ये जॉइंट सिटिंग की बात करता है, संयुक्त बैठक। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा इशू है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एग्री नहीं हो रहे हैं या कोई बिल पास नहीं हो रहा है, ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक, ठीक है, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, साथ में मिलकर वोट करेंगे और फिर कोई भी बिल को पास करेंगे। आर्टिकल नंबर 110 ये बात करता है मनी बिल की। आर्टिकल नंबर 112 112 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको आम भाषा में हम बजट बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 148 ये कैग के बारे में बात करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इमरजेंसी के लिए ऐसे 3 आर्टिकल्स आमतौर पर हैं, लेकिन 4 आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के लिए बात करते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है। सबसे पहले आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी है। कभी भी युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है देश के अंदर, तब हमारे देश में कौन सी इमरजेंसी लगती है? नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। और ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, ये शब्द पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आपातकाल है, जो दूसरी इमरजेंसी है, वो होता है प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल 2 आर्टिकल्स के अंतर्गत लगाया जा सकता है। एक है आर्टिकल 356 और 365, 356 और 365। 356 जो है उसके वो क्यों लगाया जाता है? अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए किसी स्टेट में तो उस समय पर प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है। और 65 ये कहता है, 365 ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट है जो यूनियन के डायरेक्शंस को मानने से इनकार कर देता है या फिर यूनियन के डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है, तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे राज्य में लगाया जाए, किसी एक भाग में, किसी एक एरिया में भी लगाया जा सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 360 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है, ठीक है। अब ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, वित्तीय आपातकाल, और बेसिकली जब हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो 2 आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। वो हैं आर्टिकल 358 और 359। ये दोनों कौन से हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमारे अधिकार जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन तरीका क्या होता है उन अधिकारों के ख़त्म होने का, और क्या सारे अधिकार हमारे ख़त्म हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 358 जो है इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 19 है ना, जो हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहीं भी घूमने की, कुछ भी काम करने की, ये आज़ादी देता है, ये अबॉलिश हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मतलब इमरजेंसी लगते ही
आर्टिकल 358 एक्टिव हो जाएगा और हमारा आर्टिकल नंबर 19 ये अबॉलिश हो जाएगा। और 359 में ये कहा गया है कि 19 के अलावा, आर्टिकल 19 के अलावा जितने भी हमारे अधिकार हैं वो सब अपने आप निलंबित नहीं होंगे, उनको राष्ट्रपति को निलंबित करना होगा। जब राष्ट्रपति ऐसा आदेश देंगे कि बाकी अधिकार निलंबित किए जाते हैं तभी किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। और उसमें भी एक्सेप्शन है, जो आर्टिकल 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होंगे, उनको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे आते हैं तो आर्टिकल नंबर 262 262 ये रिवर डिस्प्यूट, नदियों को लेकर, नदी के पानी को लेकर कुछ भी डिस्प्यूट होता है उससे रिलेटेड है। और 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। फिर है 280 जो फाइनेंस कमीशन गठित करने की बात करता है, वित्तीय आयोग। 324 जो है इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और 326 के अंतर्गत हमें वोटिंग राइट देता है कि सभी लोगों के पास, वयस्क नागरिकों के पास वोट करने का राइट है, ये 326 के अंतर्गत है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि वोट करने का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक नहीं है लेकिन संवैधानिक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कहाँ की गई है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पहले से मेंशन नहीं था, लेकिन जब पंचायत को ऐड किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय पर आर्टिकल 243 के जो है अनुच्छेद आर्टिकल, इसमें बात की गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, फिर है हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 338, 338A और 338B। ये बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC। जो 338 है ये SCs के लिए जो कमीशन है उसकी बात करता है। 338A नेशनल कमीशन फॉर STs बात करता है। और 338B जिसको अभी रिसेंटली ही एक संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 239 जो कि यूनियन टेरिटरी की बात करता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा इसकी बात करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है आर्टिकल 266 और 267। तो 266 जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि के बारे में है। और 267 जो है कंटिजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि जो भारत की है, ये दोनों से रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल हैं। फिर है आर्टिकल 370 जो अब एक्टिव नहीं है पूरी तरह से, JNK के बारे में, जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न देता था। फिर है आर्टिकल 371 जो अदर स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न देता है, लेकिन ये जो अदर स्टेट्स के लिए है स्पेशल प्रोविज़न तो देता है पर पूरे स्टेट को नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर पूरे स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न, एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, ये कुछ एरियाज़ को ही 371 जो है अदर स्टेट्स के कुछ एरियाज़ को ही स्पेशल स्टेटस देता है। और ऐसे स्टेट्स को ही देता है जहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उनके अपने अलग तौर तरीके हैं, अपने अलग रहने का, प्रशासन का एक तरीका है, तो वो उनसे छीना ना जाए और उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके, इसके लिए ये आर्टिकल जो है मेंशन किया गया है। तो एक बार मैं नाम ले लेती हूँ कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371A नागालैंड के लिए है। 371B असम के लिए है। 371C मणिपुर के लिए है। डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर ई की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की ये बात करता है। 371F सिक्किम के लिए है। 371G मिज़ोरम के लिए। 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए। 371I गोवा के लिए और 371J कर्नाटक के लिए है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। फिर उसके बाद है 351, ये किसकी बात करता है? तो ये बोलता है कि केंद्र सरकार जो है कोशिश करेगी टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट थे और आई होप मैंने क्लियर किए हों। PDF आपको मिल जाएगी तो आप वापस एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और अभी भी 395 ही हैं, क्योंकि बाद में जो ऐड किए गए हैं ना, वो हमने देखा कि सब क्लॉज के रूप में ऐड किए गए। तो इसलिए हम सीरियल वाइज देखें तो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं और मूल रूप से भी थे। लेकिन अगर हम काउंट वाइज पूछें तो ये आप लोग को बताना है कितने होंगे। आपको पता है तो बताइएगा, वरना सर्च करके बताइएगा और आंसर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन टेरिटरी में
राइट टू मूव फ्रीली, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? हम फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, इसका जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर किया गया है। और 19 में भी कौन सा क्लॉज है? तो 19 का जो क्लॉज डी है, इसमें ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हमने पीछे देखा था, वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में दिया गया है। गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट टू प्राइवेसी जो है, इसको बहुत रिसेंटली ही फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी गई है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? सबसे पहले तो ये किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है ना। और आर्टिकल 51 जो है, ये बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो क्षमादान की शक्ति यह है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। और जब हम बात करते हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, वो है 161 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? तो यह है आर्टिकल 167, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 356। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? अब देखिए, थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन इसके आगे क्या है? संविधान में इस आर्टिकल में ना इसी तरह से बात की गई है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री होगा। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना, ये प्रधानमंत्री के बारे में है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री की बात करता है? तो ये है आर्टिकल 74, हमने पीछे देखा ही था। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? तो हमने देखा था, 3 आर्टिकल्स देखे थे। तो 338 जो है, ये अनुसूचित जाति के बारे में है, 338A अनुसूचित जनजाति के बारे में है और 338B ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन के बारे में है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, दोनों याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये है आर्टिकल 324, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति का प्रावधान ये किया गया है आर्टिकल 52 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का काम करता है आर्टिकल 17। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के आधार पर? तो वित्तीय आपातकाल के लिए है आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? तो मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था 1976 में ऐड किए गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने इसकी अनुशंसा की थी, रिकमेंड किया था। तो यह है आर्टिकल 51A। B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आर्टिकल 32, क्योंकि यही ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार हम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32 को। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो एक तरह से संघ के कर्तव्य की, जो केंद्र सरकार है उसके कर्तव्य की बात कर रहा है कि बाह्य आक्रमण ना हो पाए, आंतरिक गड़बड़ी ना हो पाए, इसके लिए जिम्मेदार है संघ। तो ये कहा गया आर्टिकल 355 में, 355 में। और इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल ही है 356, वो बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अब देखिए, ये ट्रिकी थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 112 में कहा गया है। पर मैंने आपको तभी भी बताया था बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या शब्द का यूज़ किया गया बजट के लिए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर वो होता तो 112 होता, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है, तो शब्द का उल्लेख किसी में भी नहीं है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है
आर्टिकल 169, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद वहाँ पर गठित हो सकती है। गठित कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो राज्य जब इस तरह का प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजें कि हमें विधान परिषद चाहिए या फिर हमें ख़त्म करनी है, ये दोनों ही चीज़ें जो परमिशन है, फाइनल परमिशन संसद की ही होती है, लेकिन राज्य को भी इस तरह का प्रस्ताव लागू करके संसद के पास भेजना होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोविज़न किया गया आर्टिकल 169 में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।